there's an issue that we must talk about. Have you noticed how so many young people are dying of heart attacks? I know I've spoken about this in the past and repeatedly, but there's a need to talk more about this and try and understand why heart attacks are suddenly claiming young lives. An 18-year-old boy collapsing in class as he has a heart attack in a classroom in Indore. 2 सितंबर 2021 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला। 29 अक्टूबर 2021 46 साल के पुनीत राजकुमार। 31 मई 2022 53 साल के कृष्ण कुमार कुन्नत। 21 सितंबर 2022 58 साल के राजू श्रीवास्तव। 20 फरवरी 2024 59 साल के ऋतुराज सिंह। 24 अक्टूबर 2023 tan that during Garba in Gujarat in one night। आखिर इन दैट में क्या बात कॉमन है? इन सब दैट में एक बात कॉमन है। इन सब दैट्स का कारण या तो कार्डिक अरेस्ट है या हार्ट अटैक है। द वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2021 में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होने वाली डेथ का नंबर 205 लाख था। ये डाटा 1990 में 104 लाख था। And India has one of the highest burden of cardiovascular disease because इंडिया में 1990 में ये डाटा 21 लाख लोग था और 2022 में ये डाटा 47,70,000 हो चुका है। ये डाटा ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है और इसमें जो मेजर डेथ का रीज़न है वो कार्डिक अरेस्ट है। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होने वाली डेथ में का 50% रीज़न है। इंडिया में 5 से 6 लाख डेथ सिर्फ कार्डिक अरेस्ट से ईयरली होती हैं। हार्ट अटैक ऑल्सो अ बिग रीज़न जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होने वाली डेथ में एक बड़ा नंबर कंट्रीब्यूट करता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुए आर्टिकल एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022-23 के अकॉर्डिंगली 2023 में जो हार्ट अटैक से डेथ हुई थी उनका नंबर 32,457 था, जबकि 2022 में ये नंबर 28,413 था। कार्डिक अरेस्ट का सर्वाइवल रेट अदर कंट्रीज में अप्रोक्स 10% तक पहुंचता है, बट ये इंडिया में 1 से 3% के बीच रहता है बिकॉज इंडिया में पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को अवेयरनेस जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट सेम मेडिकल कंडीशन है, पर ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट दो डिफरेंट मेडिकल कंडीशन है हार्ट की, जिसमें कार्डिक अरेस्ट ज़्यादा सीवियर कंडीशन होता है। ग्लोबली जिन लोगों को कार्डिक अरेस्ट आता है उनमें से 90% लोगों की डेथ हो जाती है। ये सर्वाइवल रेट इंडिया में और भी कम है क्योंकि इंडिया में जो इमीडिएट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं और इन दोनों को डील करने का तरीका अलग है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन दोनों को किस तरह डील किया जाता है। कार्डिक अरेस्ट आने पे पेशेंट को इमीडिएट सीपीआर दिया जाता है और उसके बाद एईडी दिया जाता है। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ये एक मैनुअल तरीका होता है जिसके द्वारा पेशेंट के वाइटल ऑर्गन तक ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। इसमें 2 पार्ट आते हैं, चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथिंग। चेस्ट कंप्रेशन 30-30 के सेट में किया जाता है और हर 30 सेट के बाद 2 ब्रीथिंग दी जाती है। और जो चेस्ट कंप्रेशन है 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेशन दिए जाते हैं और ये कंप्रेशन और ब्रीथिंग कंटिन्यूस जब तक देना होता है जब तक हमारे पास हेल्पिंग टीम या एम्बुलेंस वगैरह आ नहीं जाती है। AED
AED, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर, एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जो बेसिकली जो हार्ट में जो मेल फंक्शनिंग हुई थी कार्डियक अरेस्ट के दौरान उसको फिक्स करता है एक शॉक देके, जिसके थ्रू जो हार्ट होता है वो दोबारा से बीट करना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली CPR एक मैनुअल तरीका होता है। आप जब आपका हार्ट पंप करना बंद कर देता है, बीट करना बंद कर देता है, तो आपके वाइटल ऑर्गन्स तक जो ऑक्सीजन है वो पहुँचाने का CPR एक मैनुअल तरीका है। और AED एक डिवाइस है जिसके थ्रू आपका हार्ट जो बीट करना बंद कर देता है, जो मेलफंक्शनिंग हो जाती है इलेक्ट्रिकल मेलफंक्शनिंग, उसको फिक्स करने में हेल्प करता है। जो हार्ट है उसको दोबारा से बीट करने में हेल्प करता है। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है? कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसका सर्वाइवल रेट 10% से भी कम है, और ये सर्वाइवल रेट इंडिया में 1 से 3% है, क्योंकि हम में से 99% लोगों को पता ही नहीं है कि कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक होता है। और जब ये हमारा कोई अपना इनका शिकार होता है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और जो उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलना होता है वो हम दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट 80% केस में आउट ऑफ द हॉस्पिटल, आउट ऑफ द वर्क प्लेस, दैट मीन्स हमारे जो घरों में या पब्लिक प्लेस में आता है किसी को। 7% कार्डियक अरेस्ट सिर्फ हॉस्पिटलाइज केसेस में आते हैं, 13% और केसेस वर्क प्लेस पे आते हैं। हार्ट की डिजीज समझने से पहले मैं ये समझना होगा कि हार्ट का जो प्राइमरी मेन फंक्शन होता है, हार्ट का जो प्राइमरी मेन फंक्शन है वो ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी तक सप्लाई करने का है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स एक पाइप की तरह वर्क करते हैं जिसके अंदर से ब्लड सप्लाई होता है। तो जो हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन, एक पंपिंग इंजन की तरह वर्क करता है। हार्ट एक कंटिन्यूसली वर्क करने वाला ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जिसे कंटिन्यूसली ब्लड की सप्लाई नहीं होती, इसलिए स्पेशल आर्टरीज के थ्रू से ब्लड सप्लाई किया जाता है, जिसे कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। जब भी किसी कारण से इन आर्टरीज में ब्लॉकेज या इन आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन होने का जो ब्लड सप्लाई होता है हार्ट का वो रिड्यूस हो जाता है, बंद हो जाता है, तो एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसे मायोकार्डियल इश्यूम कहते हैं। तो जब ये कंडीशन कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक सस्टेन रहता है तो वो कंडीशन को मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन कहते हैं, जो हार्ट अटैक है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली वर्क करता है बिना किसी ब्रेक के हमारी थ्रू की लाइफ, इसलिए उसकी जो सप्लाई है वो भी मल्टीपल आर्टरीज की होती है। हार्ट अटैक किसी एक आर्टरी के ब्लॉक होने से नहीं होता। हार्ट अटैक से पहले ही समझना पड़ेगा, एक कंडीशन होती है जिसे मायोकार्डियल इश्यूम कहते हैं। जब हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई के जो ब्लड की जो सप्लाई होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो वो एक कंडीशन होती है जिसे मायोकार्डियल इश्यूम कहते हैं। अगर यही कंडीशन कुछ मिनट तक सस्टेन करती है, जिसमें हमारी जो ब्लड की सप्लाई ब्लॉक हो जाए, तो बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाए, तो हार्ट की कंडीशन में सफ़र करता है, हर एक कंडीशन से सफ़र करते हैं मायोकार्डियल इश्यूम में। और यही हार्ट अटैक के मेन सिम्टम्स हैं। चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना, पेन होना, हमारी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना। इसके अदर सिम्टम भी हैं, जैसे कि हमें एक अनकंफर्टेबल प्रेशर का फील होना, हमें अपर रीजन में और भी कहीं पेन ऑब्जर्व हो सकता है, जैसे आर्म्स में, बैक में, नेक में, या फिर जो अपर पोर्शन ऑफ स्टमक है उसमें। इसमें स्वेटिंग होती है, कोल्ड स्वेटिंग हमें देखने को मिलती है। ये सब मेजर सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। अब ये समझना होगा हमें हार्ट अटैक के कारण क्या क्या हैं। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इश्यूम, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जैसी सीवियर कंडीशन किन कारणों से प्रोड्यूस होती है? इसके 3 मेजर कारण हैं। पहला, हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनमें प्लाक या कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो ब्लॉक कर देती हैं उन आर्टरीज को। जब यही ब्लॉकेज मल्टीपल आर्टरीज में होता है तो ये ब्लड की जो सप्लाई है हमारे हार्ट को वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देती है। ये मेजर कारण है। यही प्लाक आगे चल के थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन करता है, जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज प्रोड्यूस कर देता है। ये थ्रोम्बिस अगर बड़ा होगा तो बड़ी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। इसका सेकेंड रीज़न हमारा है वो हमारा आर्टेरियल स्पाज्म है। आर्टेरियल स्पाज्म दैट मीन्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें आर्टरीज कुछ सेकंड से कुछ मिनट कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिसके कारण ब्लड का जो सप्लाई है वो स्टॉप हो जाता है, हार्ट को रिड्यूस हो जाता है। जब ये सप्लाई सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है तो ये एक कारण बन जाता है मायोकार्डियल इश्यूम और ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जैसी कंडीशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तीसरा कारण है जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज में इंटरनल डाइसेक्शन हो जाए, जिसके कारण वो डाइसेक्शन जो ब्लड का फ्लो है उसमें इंटरफेयर करे, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है।
ये ऑब्स्ट्रक्शन कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि आपका जो ब्लड सप्लाई है हार्ट के वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल आर्टरीज में अगर हुआ तो, या फिर ये ऐसी किसी आर्टरीज में हुआ, कॉर्नरी आर्टरी में जो मेन आर्टरी हुई, तो ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है ब्लड सप्लाई हार्ट को। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट बाद हार्ट की मसल डैमेज होगी और वो हार्ट अटैक का कारण बनेंगे। अब हमें ये समझना होगा कि कार्डियक अरेस्ट किस तरह अलग है हार्ट अटैक से। कार्डियक अरेस्ट एक बहुत सीरियस कंडीशन है एज कम्पेयर टू हार्ट अटैक, क्योंकि हार्ट अटैक में आपका हार्ट अटैक बेसिकली आपकी मल्टीपल कॉर्नरी आर्टरीज में किसी कारण से ब्लॉकेज होने के कारण आपकी जो ब्लड की सप्लाई है हार्ट को वो रिड्यूस हो जाती है, हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है। और कार्डियक अरेस्ट आपका बेसिकली आपको जो इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन कर जाता है, मतलब हमारा हार्ट एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक सीक्वेंस में एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है। हमारा पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसमें 4 पोर्शन होते हैं, अपर आर्टरिया, लोअर वेंट्रिकल। पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक रिदमिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन को प्रॉपरली कराने के लिए हमारे हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। जब ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम मेलफंक्शन कर जाए, जिसके कारण ये रिदम प्रॉपरली नहीं हो पाता, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसमें हार्ट ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता, और सिग्निफिकेंटली जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है। और जैसे कि हमारा ब्रेन ये सबसे मेन वाइटल ऑर्गन है, जब इसकी ब्लड सप्लाई उनसे ब्लॉक हो जाती है तो हमें इसके जो मेन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पल्स का ना आना, हमें ब्रीजिंग प्रॉब्लम होना, क्योंकि जब वाइटल लंग्स में ब्लड जाना ब्लॉक हो गया, ब्रेन में जाना ब्लॉक हो गया, सिस्टम में जाना बंद हो गया, हमें 3 सिम्टम मेजरली देखने को मिलते हैं कि हम पेशेंट एकदम से कॉन्शियस लूज कर देता है। सेकंड, पेशेंट की जो ब्रीथिंग है वो स्टॉप हो जाती है, अगर ब्रीथिंग करता भी है गैस्पिंग ब्रीथिंग करता है, गैस में रुक के ब्रीथिंग करता है, एक तरह से अपनी ब्रीथिंग स्टॉप हो गई है पर वो बॉडी रिकवर करना चाहती है, वो कर नहीं पाते। थर्ड, उसकी पल्स लूज कर जाती है। अगर ये 3 सिम्टम होते हैं, जबकि कार्डियक अरेस्ट आता है तो हम इन 3 सिम्टम को पहले एक पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि हार्ट फेलियर क्या है, क्योंकि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट तीनों डिफरेंट कंडीशन है हार्ट की, और तीनों सीवियर है। इसमें सबसे ज़्यादा सीवियर हमारा कार्डियक अरेस्ट है, क्योंकि इसके सर्वाइवल रेट कम है पेशेंट का। ठीक है, हार्ट फेलियर इज अ काइंड ऑफ फेलियरिटी ऑफ हार्ट, जिसमें हार्ट हमारा जो ब्लड की सप्लाई है जितनी होनी चाहिए बॉडी की सिस्टम की वो फुलफिल नहीं कर पाता, जिसमें हार्ट अपनी बॉडी की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अटैक से सबसे ज़्यादा रिस्क पेशेंट को जब होता है जब एक हार्ट अटैक से एक कार्डियक अरेस्ट है, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद जो अरेस्ट आता है, कार्डियक अरेस्ट आता है, उसमें पेशेंट की लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और इसके जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट का आना पेशेंटों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसमें 2 फैक्टर आते हैं, एक ऐसे फैक्टर जो आप चेंज नहीं कर सकते, नॉन चेंजेबल फैक्टर, और दूसरे वैसे फैक्टर जिनको आप चेंज कर सकते हैं, दे आर चेंजेबल फैक्टर। ओके, ये नॉन चेंजेबल फैक्टर है, हम उनकी पहले बात करेंगे। इसमें 3 फैक्टर आते हैं। फर्स्ट कि आपका सेक्स क्या है, क्योंकि आप मेल हैं फीमेल हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि मेल्स का जो हार्ट अटैक आने का रेट है मेल्स में वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन मेल फीमेल्स। इसको सेकंड, आपका एज एक मेजर फैक्टर है कि, और सेकंड एज, आपकी जितनी ज़्यादा एज होगी आपके अंदर हार्ट अटैक होगा उतना ज़्यादा। थर्ड, आपकी फैमिली हिस्ट्री एक मेजर रोल प्ले करती है हार्ट डिजीज़ में। तो हम पहले एक फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज़ द एज। तो द ओल्डर, बेसिकली आप जितने ज़्यादा ओल्डर होते हैं आपके अंदर उतना रिस्क बढ़ता है, क्योंकि एज बढ़ने से हमारी बॉडी के सिस्टम में चेंजेस आते हैं। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में चेंज आता है, जो हमारा एज के साथ चेंज में 2 चेंजेस मेजर हैं। पहला चेंज आता है आपकी जो वेसल्स हैं उनमें हार्डनिंग हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है कैल्सिफिकेशन की चलते, जिसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जिसमें आपकी जो वेसल्स की कैपेबिलिटी होती है सिलेक्टिव परमेबिलिटी की, एक ये नेचर होता है वेसल्स की मेम्ब्रेन का, जिसके द्वारा वो अपनी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होता है, जो रिक्वायर्ड
चीज़ें मिनरल्स होती हैं उनको इनटेक करती है ब्लड से, वो नेचर उसका डिक्रीज कर जाता है स्टिफनेस और हार्डनिंग के चलते, और वेसल्स एक लॉन्ग टर्म में स्टार्विंग की कंडीशन में चली जाती है, जिसमें वेसल्स को अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसके नीडी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। तो इसके चलते सेकंड, जब आपकी मसल्स, आपकी वेसल्स ये स्टिफनेस होने लगती है, हार्डनिंग लगती है, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है, जिसके चलते कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है, क्योंकि आपकी एज बढ़ने से जो एक फैक्टर्स होते हैं जो हमारी वेसल्स में रिलीज होते हैं, जिसके द्वारा हमारी जो वेसल्स है वो डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट कर पाती है प्रेशर, ब्लड के प्रेशर के अकॉर्डिंग। जैसे कि एनो एक वेसोडाइलेटर फैक्टर है जो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये एज के साथ इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये दो फैक्टर हैं कि आपकी वेसल्स स्टिफ हो जाती हैं, हार्डन हो जाती हैं। सेकंड, आप में जो वेसोडाइलेटिंग फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है वेसल्स में, जिसके चलते वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। अब इन दो कारणों से क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। पहला कि आपकी मसल डायलेट नहीं कर पाएंगे, अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे तो प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो जब प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर ओवर बढ़ जाएगा। जब हार्ट हमारा पंप करता है, हाई प्रेशर से पंप करता है उसे, तो जब हाई प्रेशर से पंप करता है सिस्टम में, पूरे सिस्टम में उसे सर्कुलेट करना होता है उस ब्लड को, तो जब वेसल्स पहले से स्मॉल होंगी तो वो प्रेशर और बढ़ जाएगा। डेट मीन्स आपका सिस्टोलिक प्रेशर है वो बढ़ा रहेगा, ठीक है। सेकंड, जब प्रेशर से, जब वेसल में हाई प्रेशर होगा, हाई सिस्टोलिक प्रेशर होगा, तो वेसल्स में डैमेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, डैमेज होने से, इंटरनल डाइसेक्शन होने से वेसल में ब्लॉकेज प्रोड्यूस होता है। तीसरा, आपकी जो पल्स है हमेशा बढ़ रहेगी, प्रेशर बढ़ा रहेगा, बढ़ते प्रेशर के कारण आपको अदर प्रॉब्लम्स भी जनरेट होंगी। तो ये आपका एज फैक्टर है, इसको आप कम नहीं कर सकते, बस ये आप मेंटेन कर सकते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं हमारे डेली लाइफ में जो हमारे हार्ट अटैक जैसे सीवियर हेल्थ इशू क्रिएट करते हैं या उनका खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। ये हैबिट्स हमारी डेली रूटीन में इतनी यूज टू हो गई हैं, हमें पता ही नहीं चलता आगे चल के हमारे अंदर हार्ट अटैक जैसी सीवियर हेल्थ कंडीशन को प्रोड्यूस करेंगी। और इस जब आपके ये हायर एज में ये कंडीशंस रहती हैं जिसमें आपको हार्ट अटैक का ज़्यादा रिस्क होता है, इसके चलते अगर आप नॉन चेंजेबल फैक्टर हैं उनको भी अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में ऐड कर लेते हैं, आपकी हैबिट में होते हैं, तो आपको, हम सबको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो एक सीवियर कंडीशन है जिसका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। सेकंड फैक्टर, सेक्स, जो नॉन चेंजेबल फैक्टर है। मेल में जो हार्ट अटैक जैसी सीवियर प्रॉब्लम का खतरा हमेशा ज़्यादा होता है। इसके दो फैक्टर हैं, पहला फिजियोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड जो इन मेल का जो हैबिचुअल फैक्टर है वो फैक्टर। जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है हम उसके बारे में बात करते हैं कि जो फीमेल होती हैं मेनोपॉज से पहले उनके अंदर एक हार्मोन होता है जो उनकी हार्ट की हेल्थ को प्रिवेंट करके रखता है ऐसे इश्यूज से। एक हार्मोन रिलीज होता है उनके अंदर एस्ट्रोजन, जो उनके अंदर एलडीएल का लेवल कम करके रखता है, एचडीएल का लेवल बढ़ा के रखता है, जो उनके हार्ट की हेल्थ को काफ़ी अच्छी रखता है इस कारण। और सेकंड फैक्टर ये है कि मेल के अंदर, हमारी सोसाइटी में मेल पे ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण वो हम स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लेता है। इसके कारण उसको जो हार्ट की हेल्थ का खराब हो जाती है, उसको रिस्क ज़्यादा होता है। मीनोपॉज वैसे मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज फीमेल्स में वो कंडीशन होती है जिस एज के बाद, जिस मीनोपॉज बेसिकली फीमेल में स्टॉपिंग ऑफ पीरियड्स, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, जो उनका मंथली साइकिल होती है जिसके द्वारा वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती हैं। वो साइकिल एक एज के बाद स्टॉप हो जाती है। ये बेसिकली 45 to 55 के रेंज में रहती है। इसलिए बोला जाता है मेल्स में हमेशा जो हार्ट अटैक का रिस्क है 45 की एज के अराउंड सबसे ज़्यादा होता है, 45 या 45 से ज़्यादा। और फीमेल्स में यही नंबर 55 के अराउंड से बोला जाता है कि 55 से ज़्यादा फीमेल की एज है तो उसको रिस्क ज़्यादा होता है फीमेल में एज़ कम्पेयर टू 45 से कम एज वाली फीमेल में। क्योंकि मेनोपॉज के बाद फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल उस तरह मेंटेन नहीं रहता, जिसके कारण उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और जो उनकी हार्ट की हेल्थ को थोड़ा ख़राब करता है।
तो तीसरे फैक्टर की बात करने से पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इफ़ योर older brother has high blood pressure and high cholesterol level and your father had a heart attack at the age of 50, you should worry or not? अगर आपका आंसर है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, then you should, because जो फैमिली हिस्ट्री है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है हार्ट डिजीज़ में। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं जो हमारे नॉन चेंजेबल की बात करें, चेंजेबल फैक्टर जिनको हमारे डेली लाइफ में, जो ऐसे फैक्टर जिनको हमें पता ही नहीं है, जिनके बारे में पता ही नहीं है कि ये आगे चल के हमारे हार्ट में ऐसे सीवियर प्रॉब्लम्स हेल्थ इशू क्रिएट करेंगे, जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, एल्कोहल इंटेक। ये ऐसे 7 फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिजीज़ का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं, और ये चेंजेबल फैक्टर हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम चेंज कर सकते हैं अगर हम इनमें से किसी भी फैक्टर से अपनी डेली रूटीन में ऐड कर रखा है तो।